नमस्कार, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू एग्जामिनर सीएच। फ्रेंड्स, आज टीजीटी पीजीटी इंग्लिश प्रैक्टिस पेपर 3 है, दोनों मिक्सअप है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम विलियम शेक्सपियर की बात करेंगे, फिर वर्ड्सवर्थ, उसके बाद पीजीटी के राइटर्स हैं और पीजीटी के राइटर्स जो है ना फुल्ली इंपॉर्टेंट मैंने क्वेश्चंस रखा है, और लास्ट में जॉन मिल्टन और जॉन गॉल्सवर्थ से संबंधित क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कह रहा है कि हेनरी 6 पार्ट 2, हेनरी 6 पार्ट 3, ये दोनों एक साथ लिखा गया है कब? 1590-91 में। ठीक है, और हेनरी 6 पार्ट 1 जो है 1591-92 में लिखा गया है, थोड़ा सा बाद में लिखा गया है, इसको ध्यान रखिएगा। एक्चुअली आजकल के जो क्वेश्चंस हैं ना, वो एक ड्रामा अगर दूसरे के साथ लिखा गया तो दोनों को पूछा जा रहा है अलग अलग तरीके से, कि अगर रिचार्ड थर्ड का लिखा गया है तो उसका डेट बताइए कि कॉमेडी ऑफ एरर्स जब लिखा गया था। तो इस कंडीशन में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि रिचार्ड थर्ड एंड कॉमेडी ऑफ एरर्स आर रिटेन इन, तो 1592-93 यानी 1592-93 के बीच लिखा गया था। ये दोनों प्लेस जो है कॉमेडी ऑफ एरर्स एंड रिचार्ड थर्ड। ठीक है, टाइटस एंडोनिकस टेमिंग ऑफ द श्रीव, ये दोनों एक साथ लिखे गए थे 1593-94 के बीच में। टाइटस एंडोनिकस एंड टेमिंग ऑफ द श्रीव। टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना एंड लव्स नेवर लॉस्ट एंड रोमियो एंड जूलियट और एडवर्ड थर्ड। ठीक है, ये 4 ऐसे ड्रामाज हैं जो 1594-95 के बीच में लिखे गए हैं। रिचार्ड सेकेंड अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम जो है 1595-96 के बीच में लिखे गए हैं, रिचार्ड सेकेंड और मिडसमर नाइट्स ड्रीम। किंग जॉन मर्चेंट ऑफ वेनिस 1596-97 के बीच में लिखा गया है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। हेनरी 4 पार्ट 1 और हेनरी 4 पार्ट 2 जो है 1597-98 के बीच में लिखा गया है। मच एडो अबाउट नथिंग, ये देखिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट है, और हेनरी 5 दोनों एक साथ 1598-99 के बीच में लिखा गया है। जबकि जूलियस सीजर और एज यू लाइक इट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी जूलियस सीजर और एज यू लाइक इट, ये दोनों जो प्लेस हैं वो लिखे गए हैं 1599 और 1600 के बीच में। हैमलेट एंड ट्वेल्थ नाइट, एक ट्रेजेडी एक कॉमेडी, 1600-1601 में लिखे गए हैं। नंबर 11 है कि मीजर फॉर मीजर एंड अथेलो आर रिटेन इन 1604-5, तो कह रहा है कि 1604 या 5 में जो है मीजर फॉर मीजर और अथेलो लिखा गया है। ठीक है, एक डार्क कॉमेडी है और एक ट्रेजेडी है। मैकबेथ एंड किंग लियर दोनों आपको पता ही है, दोनों ट्रेजेडी है। कह रहा है कि 1605-1606 में लिखे गए हैं। एंटोनियो और क्लियोपात्रा और पेरिकल्स की अगर बात करते हैं तो 1606 और 7 में लिखे गए हैं एंटोनियो और क्लियोपात्रा और पेरिकल्स, जो फर्स्ट फोलियो में अमिटेड था पेरिकल्स। कोरियोलानस टाइमन ऑफ एथेंस 1607 और 8 के बीच में लिखे गए हैं कोरियोलानस और टाइमन ऑफ एथेंस। विलियम शेक्सपियर से संबंधित अंतिम क्वेश्चन है कि हेनरी 8 और 2 नोबल किंग्समैन, ध्यान रखिएगा, हेनरी 8 और 2 नोबल किंग्समैन जो है लिखा गया था 1612-13 में। ठीक है, टू नोबल किंग्समैन जो स्पेशली शायद 1634 में पब्लिश होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और हेनरी 8 आपको पता ही है 1612-13 में लिखा गया था। आगे बढ़ते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ से संबंधित देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चंस हैं। कह रहे हैं कि वर्ड्सवर्थ वाज सेकेंड चाइल्ड एमंग 5 चिल्ड्रन, ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं। किस नंबर के? तो विलियम वर्ड्सवर्थ जो है सेकेंड नंबर के हैं। ठीक है, जबकि अगर विलियम शेक्सपियर की बात करते हैं तो 2 तरीके से आता है। एक तो उनका अगर सर्वाइवल जो बेटे हैं वो विलियम शेक्सपियर का नंबर 3rd पे आता है, कहीं कहीं 4th भी दिया जाता है। ठीक है, कहीं कहीं 4th भी है कि 4th नंबर के हैं, लेकिन आप 3rd मान के चलिएगा विलियम शेक्सपियर को और 2nd मान के चलिएगा विलियम वर्ड्सवर्थ को। यानी विलियम वर्ड्सवर्थ जो है 5 बच्चों में से दूसरे नंबर के थे। ठीक है, इनकी माँ का नाम कुक्सन था और जॉन वर्ड्सवर्थ इनके पिताजी का नाम था। वर्ड्सवर्थ वेंट हॉक्सीड स्कूल, देखिए छोटी छोटी बातें हैं लेकिन पूछ दिया जाता है। तो कह रहा है कि कब हॉक्सीड स्कूल ज्वाइन किए थे। ठीक है, जो लेक डिस्ट्रिक्ट में था, तो 1779 बोले तो 1779 में। ठीक है, 1779 में हॉक्सीड स्कूल ज्वाइन किए। वर्ड्सवर्थ रिसीव्ड हिज बैचलर डिग्री उन्होंने कब हासिल किया? तो वो कहाँ से? तो कैम्ब्रिज से किया 1791 में। ठीक है, 1791 में। ही रिसीव्ड ए प्राइस ऑफ
900 पाउंड फ्रॉम रेजली कलवर्ट। हाँ, आपको पता है कि 900 पाउंड उन्हें मिला था, उनके एक फ्रेंड थे रेजली कलवर्ट, उनके द्वारा। कब? 1795 में मिला था, ठीक है। और 1795 में जब 900 पाउंड उन्हें मिला ना, तो वो एक हाउस सेटअप किए डॉर्सेट में, ठीक है। डॉर्सेट में एक हाउस सेटअप कर दिए। चलिए बात करते हैं अब वर्ड्सवर्थ का अंतिम क्वेश्चन जो है, वर्ड्सवर्थ मेट एस.टी. कॉलेज इन ब्रिस्टल। तो ये पूछा जा सकता है कि कब मिले थे, तो 1795 में मिले थे। कहाँ मिले थे, तो ब्रिस्टल में मिले थे। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। वर्ड्सवर्थ मेट कॉलेज। बात करते हैं पी.बी. शेली के बारे में। पी.बी. शेली की अगर बात करते हैं तो फ्रेंड्स 1792 में पैदा होते हैं, 1822 में इनका डेथ हो जाता है, ठीक है। यह भी ध्यान रखिएगा। अगर बात करते हैं तो कह रहा है कि बॉर्न एट फील्ड प्लेस ससेक्स इंग्लैंड, यानी 1792 में पैदा होते हैं, ठीक है। कहाँ? फील्ड प्लेस में, ससेक्स इंग्लैंड। एसी स्विनबर्न कॉल्ड हिम। एसी स्विनबर्न जो है पी.बी. शेली को सिंगिंग गॉड बोले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु सेड हिम मोस्ट जेंटल मोस्ट एमिएबल। तो बायरन साहब, जो बायरन हैं, लॉर्ड बायरन, उन्होंने उनको बोला है कि मोस्ट जेंटल यानी सबसे सज्जन, मोस्ट एमिएबल और बहुत ही फ्रेंडली। एमिएबल मतलब फ्रेंडली जो होता है, आत्मीयता कह सकते हैं, जो बहुत ही क्लोज फ्रेंड हो, एमिएबल बोलते हैं। तो कह रहा है कि किसने बोला था, तो लॉर्ड बायरन ने बोला था। किसको? पी.बी. शेली को। पी.बी. शेली बिलोंग टू द, तो किससे बिलोंग करते हैं, तो कह रहा कि बिलोंग टू द लेटर जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स। आपको बता दें रोमांटिक पोएट्स को दो भागों में बांटा गया है, एक तो अर्लियर थे और एक है लाइटर। लाइटर में 3 लोग होते हैं, आपको बता दें। एक तो हैं अपने कीट्स साहब, एक शेली साहब हैं, ठीक है, शेली साहब है, और नेक्स्ट हैं बायरन, ठीक है, बायरन, लॉर्ड बायरन, ठीक है ना। ये 3 लोग हैं लास्ट जनरेशन जो है रोमांटिक पोएट्स के। चलिए आगे बढ़ते हैं। एडोनाइस की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। लिखा गया है 1821 में, ठीक है। 1821 में पेस्टोरल एलिजी है, रिटेन ऑन द डेथ ऑफ जॉन कीट्स। जॉन कीट्स के डेथ पर लिखा गया है, और लिखा गया है शेली के द्वारा। किसके द्वारा? शेली के द्वारा लिखा गया है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं नंबर 26, हु कॉल्ड लैम्प। लैम्प के बारे में बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो अगर लैम्प की बात करते हैं तो चार्ल्स लैम्प जो है 1775 में यानी 1775 में पैदा होते हैं, और 1834 में इनका डेथ हो जाता है, 1834 में। कह रहा है कि हु कॉल्ड लैम्प जेंटल हार्टेड चार्ल्स। चार्ल्स लैम्प को जेंटल हार्टेड चार्ल्स बोले हैं, वो हैं एस.टी. कॉलरिज। और अगर लैम्प की बात करते हैं और कॉलरिज साहब की बात करते हैं, दोनों का मुलाकात हुआ था 1782 में। 1782 में। वहीं देखिए 1795 में विलियम वर्ड्सवर्थ से मिलते हैं कॉलरिज, और 1782 में पहले ही मिल जाते हैं किससे? लैम्प साहब से, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। और रोमांटिक नावल बाय चार्ल्स लैम्प, तो कह रहा है कि एक रोमांटिक नावल है चार्ल्स लैम्प के द्वारा, रोमांटिक नावल है, क्या नाम है उसका? रोजामंड ग्रे। रोजामंड ग्रे एक नावल है, 1798 में आता है, पब्लिश होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि चार्ल्स लैम्प इज ऑफन कॉल्ड। चार्ल्स लैम्प को प्रायः बोला जाता है कि एंटीक्वेरियन। एंटीक्वेरियन का मतलब होता है पुरातात्विक। एंटीक्वेरियन बोला जाता है, पुरातात्विक बोला जाता है किसको? लैम्प साहब को। ऐसे अफिलिया एक कलेक्शन है ऐसे का, कहना कि कब पब्लिश होता है, तो 1823 में पब्लिश होता है, ठीक है। इसको भी ध्यान रखिएगा। टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, आपको पता है 20 ड्रामाज हैं इसमें शामिल, 6 ट्रेजडी हैं, 6 कॉमेडीज़ हैं, शायद 6 कॉमेडी हैं, 14 ट्रेजडी हैं। और मेरी लैम्प के द्वारा लिखा गया है, 1807 में लिखा गया, 1807 में पब्लिश भी हो जाता है, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। द वर्ड हेलेनिज्म। अब बात कर लेते हैं भाई साहब कीट्स के बारे में। जो हमारे जॉन कीट्स हैं ना, उनका जो जन्म होता है 1795 में होता है, और 1821 में इनका डेथ हो जाता है। और जो शब्द हेलेनिज्म है वो किससे संबंधित है? तो जॉन कीट्स से संबंधित है, 1795 से 1821। हु सेड अबाउट कीट्स ही इज़ विद शेक्सपियर। बड़ा इंपॉर्टेंट है टीजीटी वालों के लिए भी कि वह शेक्सपियर के साथ हैं। कीट्स के बारे में बोला गया है, किसने बोला है? मैथ्यू अर्नोल्ड साहब ने बोला है। कीट्स का एक बैलेड है जिसका नाम है ला बेल डेम्सन्स मर्सी, आपने पढ़ा होगा। एक बैलेड है, एक दया रहित औरत बोला जाता है, ला बेल डेम्सन्स मर्सी। ये क्या है? कीट्स साहब का एक बैलेड है, ध्यान रखिएगा। और 1819 में पब्लिश होता है ला बेल डेम्सन्स मर्सी बाय जॉन कीट्स।
इसाबेल आज मॉर्निंग में मैंने पढ़ाया हुआ है, इंडिमियन किड्स साहब का इंडिमियन है, इसाबेल है, यानी इसका सब टाइटल जो है द पॉट ऑफ बैसिल है, और हाइपेरियन और फॉल ऑफ हाइपेरियन, मैंने 4 वर्क पढ़ाया आज मॉर्निंग में, वन लाइनर फैक्ट्स हैं। अगर आप पीजीटी के एस्पायरेंट्स हैं तो ज़रूर देखिएगा मॉर्निंग का वीडियो आज का। इसाबेल, इसका सब टाइटल है द पॉट ऑफ बैसिल इज स्टोरी ऑफ लव बिटवीन इसाबेल एंड लोरेंजो। एक्चुअली आपको बता दें इसाबेल और लोरेंजो की प्रेम कहानी है। एक्चुअली लोरेंजो जो है इसाबेल के भाइयों के साथ काम करता है, और यह मैचिंग जो उसे पसंद नहीं आता है, और उसे भाई सारे मिल करके लोरेंजो का कत्ल कर देते हैं। और एक पैटिल जो पॉट ऑफ बैसिल होता है ना, जो उस पॉट में इसके सिर को गाड़ देते हैं, और गाड़ने के बाद वो अपने आंसुओं से इस पॉट को वो भिगोती है, सिंचाई करती है। कुछ इस तरह का है इसाबेल की कहानी, ध्यान रखिएगा। फिर बाद हाँ, इसाबेल की अगर बात करते हैं फ्रेंड्स तो 1820 में लिखा गया है, इसको ध्यान में रखिएगा, पॉट ऑफ बैसिल नाम से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जॉन कीट्स बॉर्न, तो कब पैदा हुए थे? तो जॉन कीट्स पैदा हुए थे 1795 में। और कहाँ हुए थे? तो मूरगेट लंदन, ठीक है, मूरगेट लंदन। ये छोटी छोटी बातें हैं, पूछी जा सकती हैं, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि चार्ल्स डिकेंस के बारे में बात कर लेते हैं। चार्ल्स डिकेंस के बारे में भी मैंने पढ़ा दिया है, 1-2 वीडियो आया है, इस पर वीडियो अभी आना बाकी है, वन लाइनर अभी आना बाकी है। तो जैसे ही हम किड्स और सेली और चार्ल्स लैम्ब को पढ़ा लेते हैं, उसके बाद हम चार्ल्स डिकेंस को आएंगे, फिर हम लोग अमेरिकन राइटर्स की ओर चलेंगे। चलिए बात करते हैं आज चार्ल्स डिकेंस के बारे में। कह रहा है कि चार्ल्स डिकेंस जो है स्पेशली डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं कि इनका जो जन्म हुआ है वो 1812 में हुआ है, और इनका डेथ जो होता है 1870 में हो जाता है, ठीक है। और कह रहे हैं कि इनका फर्स्ट जो नावल है वो पिकविक पेपर्स है। क्या है? पिकविक पेपर्स है, और 1837 में आता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि चार्ल्स डिकेंस मोस्ट ऑटोबायोग्राफी ऑफ नॉवेल, कह रहे हैं कि ऑटोबायोग्राफी ही है तो वो डेविड कॉपरफील्ड है। चार्ल्स डिकेंस का डेविड कॉपरफील्ड 1849-50 के आसपास में आया हुआ है, इसको भी ध्यान में रखना है। हु कंपेयर डिकेंस विद शेक्सपियर इन मेकिंग, अच्छा किसने शेक्सपियर के साथ डिकेंस का तुलना किया है? क्या कहते हुए कि अ कैरेक्टर एज रियल एज फ्लेश एंड ब्लड, तो टी.एस. एलियट साहब है। कौन है? टी.एस. एलियट साहब हैं, ऐसा तुलना करते हैं डिकेंस का शेक्सपियर के साथ। वी फाइंड अ कैरेक्टर नेम्ड मिस प्रॉस इन, तो आपको बता दें कि जो मिस प्रॉस हैं वो ए टेल ऑफ 2 सिटीज़ हैं, और ए टेल ऑफ 2 सिटीज़ की अगर बात करते हैं फ्रेंड्स तो 1859 में, हाँ 1859 में ये पब्लिश होता है, ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। द लास्ट बुक दैट डिकेंस रोट, और डिकेंस के द्वारा लिखा गया अंतिम जो किताब वो ग्रेट एक्सपेक्टेशन है, और ग्रेट एक्सपेक्टेशन की बात करते हैं तो 1861 में आता है, इसको भी। चलिए बढ़ते हैं अब टेनिसन की ओर। टेनिसन पर भी मैंने 6-7 वीडियो ऑनलाइनर बनाया हुआ है, फ्रेंड्स ज़रूर देख। टेनिसन की सबसे पहले बात कर लेते हैं तो 1809 में पैदा होते हैं, और 1892 में इनका डेथ हो जाता है। टेनिसन का कह रहा है कि इन मेमोरियम जो आया था 1850 में पब्लिश होता है, इन मेमोरियम, और कह रहा है कि इसको कंप्लीट करने में कितना समय लगा था? तो टोटल 17 साल लगे थे। कितना? 17 साल लगे थे, ठीक है, इन मेमोरियम। द कप, इसको ध्यान रखिएगा, द कप एक ट्रेजेडी है। क्या है? एक ट्रेजेडी है, किसके द्वारा? टेनिसन के द्वारा, एक, ठीक है, टेनिसन के द्वारा पब्लिश होता है 1881 में। 1881 में पब्लिश होता है यह ट्रेजेडी। नेक्स्ट है टेनिसन हैज़ रिटेन अ पोएम ऑन द टॉम ऑफ अ मुगल एम्परर, तो कह रहा है कि एक मुगल एम्परर के टॉम्ब पर, मकबरे पर उन्होंने एक पोएम लिखा है। वो कौन था वो? तो वो अकबर थे, ठीक है, अकबर, ठीक है, अकबर के टॉम पर उन्होंने एक पोएम लिखा हुआ है टेनिसन सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेनिसन हैज़ रिटेन अ पोएम ऑन अ सिटी ऑफ इंडिया, है भारत के एक सिटी के बारे में उन्होंने एक पोएम लिखा है। वो सिटी कौन सा है? तो लखनऊ है, यूपी की राजधानी है। और आपको बता दें पोएम का नाम है द डिफेंस ऑफ लखनऊ, द डिफेंस ऑफ लखनऊ। और द डिफेंस ऑफ लखनऊ की बात करते हैं तो 1879 में पब्लिश होता है, ठीक है, 1879 में पब्लिश होता है बाई टेनिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेनिसन गॉट द चांसलर मेडल, चांसलर मेडल उनको मिलता है, एक वर्क है उनका जिसका नाम है टिम्बकटू, ठीक है, टिम्बकटू के लिए 1829 में उसने चांसलर मेडल मिलता है, ठीक है, इसको भी
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैथियोनाल्ड हैड सेड दैट 18th सेंचुरी इज़ द एज ऑफ प्रोज एंड रीजन। अच्छा, अगर कोई पूछता है कि 18वीं शताब्दी को प्रोज और रीजन किसे कहा जाता है, तो वो है मैथियोनाल्ड। मैथियोनाल्ड की अगर बात करते हैं तो 1822 में पैदा होते हैं और 1888 में इनका डेथ हो जाता है। मैथियोनाल्ड कॉल्ड सेली एंजल। मैथियोनाल्ड ने सेली को क्या बोला है? एंजल बोला है, ठीक है, एंजल बोला है। मैथियोनाल्ड सेड पोइट्री इज क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पोइट्री इज क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ किसने बोला? मैथियोनाल्ड ने बोला है, पोइट्री का डेफिनेशन बताते हुए। मैथियोनाल्ड इज लाइन दाउ आर्ट फ्री, तो दाउ आर्ट फ्री जो है वो इसमें तुम स्वतंत्र हो, आप स्वतंत्र हो, दाउ किसके लिए आया है? तो ये पूछ रहा है विलियम शेक्सपियर के लिए आया है। मैथियोनाल्ड के द्वारा लिखा गया लाइन है दाउ आर्ट फ्री, और इसमें दाउ जो शब्द है वो किसके लिए आया है? शेक्सपियर के लिए आया है। Who calls Arnold a propagandist of literature, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, कोट है। a propagandist of literature, टी.एस. एलियट साहब ने बोला है मैथियोनाल्ड को प्रोपागेंडिस्ट ऑफ लिटरेचर। हार्डी की बात कर लेते हैं। हार्डी के बारे में आप जानते हैं, लास्ट 2021 में जो टीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें डेट ऑफ बर्थ पूछा था, तो आपको बता देते हैं 1840 में ये पैदा होते हैं, 1928 में इनका डेथ हो जाता है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं किसका? हार्डी साहब का। क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं कि हार्डी डिराइव्ड द टाइटल ऑफ द नॉवेल अंडर द ग्रीनवुड ट्री। ये देखिए, अंडर द ग्रीनवुड ट्री जो है एक सॉन्ग है, कहाँ से? शेक्सपियर का एक प्ले एज यू लाइक इट से यह सॉन्ग से ही टाइटल लिया गया है, अंडर द ग्रीनवुड ट्री, ठीक है। किसके द्वारा? हार्डी के द्वारा, एक नॉवेल है। चलें आगे। हार्डी वॉज ऑनर्ड विद ऑर्डर ऑफ मेरिट, तो ऑर्डर ऑफ मेरिट से कब नवाजे गए थे? 1910 में। 1910 में उन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाजा गया था। हार्डी डायनास्ट, ये देखिएगा थोड़ा सा एपिक ड्रामा है, ठीक है, एपिक ड्रामा है। कह रहा है कि 1904 में, 3 भाग हैं इसके, 1904 में आया था, 1906 में आया था, 1908 में आया था। डायनास्ट, ठीक है, डायनास्ट से होगा DYNASTS होगा, ठीक है ना, डायनास्ट। एपिक ड्रामा है। द सेंट्रल थीम ऑफ हार्डीज डायनास्ट इज द, तो देखिए थीम क्या है ये भी पूछा जा सकता है। देखिए दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने लाया हुआ है। द सेंट्रल थीम क्या है? तो वो है नेपोलियनिक वार्स। नेपोलियनिक वार्स है इसका थीम, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। हार्डी सेज हैप्पीनेस इज बट एन ओकेजनल एपिसोड इन द जनरल ड्रामा ऑफ पेन। ये लाइन बोला गया है स्पेशली द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज, एक नावल है। 1886 में यह नावल पब्लिश होता है बाई थॉमस हार्डी, ठीक है। हैंचर्ड सूसन वगैरह इंपॉर्टेंट इसमें जो कैरेक्टर है मेयर ऑफ कास्टरब्रिज, ठीक है। हैप्पीनेस इज बट एट ओकेजनल एपिसोड, याद रखिएगा, द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज बाय हार्डी। टी.एस. एलियट की बात कर लेते हैं। टी.एस. एलियट का जो जन्म होता है भाई साहब वो होता है 1888 में और 1965 में इनका डेथ होता है, ठीक, कितना क्लियर। अब कह रहा है कि जिनका जो वर्क है द वेस्टलैंड आया था 1922 में, वो डेडिकेट किया गया है इजरा पाउंड को। किसको? इजरा पाउंड को डेडिकेट किया गया, इसको भी ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन में 2 से 3 तथ्य हैं, फैक्ट्स हैं, ध्यान रखिएगा। एलियट्स, टी.एस. एलियट का एक वर्क है, प्ले है द कॉकटेल पार्टी। द कॉकटेल पार्टी एक ड्रामा है और कॉकटेल पार्टी की अगर बात कर देते हैं 1949 में पब्लिश होता है। नेक्स्ट है द फ्रेज डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी वाज यूज्ड इन एलियट। तो डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी जो है फ्रेंड्स वह द मेटाफिजिकल पोएट्स में यूज़ किया गया है एलियट के द्वारा, इसको ध्यान रखिएगा। एलियट यूजेस द टर्म ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव जो है वो हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स में यूज़ किया गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलियट कॉल्स द प्ले द मोस्ट वंडरफुल प्ले ऑफ शेक्सपियर। तो एलियट साहब ने, टी.एस. एलियट ने विलियम शेक्सपियर का एक ड्रामा है एंटोनियो और क्लियोपात्रा, उसको उन्होंने बोला है द मोस्ट वंडरफुल प्ले ऑफ शेक्सपियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कमला दास की बात कर लेते हैं, इंडियन राइटर हैं, इंडियन पोएटेस हैं। कमला दास की बात करते हैं सबसे पहले। कमला दास तो अगर बात करते हैं तो 1934 में पैदा होती हैं, 2009 में इनका डेथ होता है। कह रहा है कि नॉमिनेटेड एंड शॉर्टलिस्टेड फॉर नोबेल प्राइज़, नोबेल प्राइज़ के लिए यह नॉमिनेट की गई थी 1984 में, बट मिला नहीं इनको, ठीक है। पोइट्री डज नॉट सेल इन दिस कंट्री, यानी कविता इस देश में बिकती नहीं है, ऐसा बोली हैं कौन? कमला दास, ठीक है। माधवी कुट्टी इनके बचपन का नाम था, ठीक है। लास्ट में इस्लाम धर्म कबूल कर लेती हैं। इनका जो ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है माई स्टोरी,
ठीक है, माई स्टोरी जो 1976 में पब्लिश होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ कमला दास वाज पब्लिश्ड इन, तो कह रहा है द करेंट वीकली में पब्लिश होता है माई स्टोरी। ऑटोबायोग्राफी क्या नाम था? माई स्टोरी, ठीक है, और कहाँ पब्लिश होता है? द करेंट वीकली में 1976 में, याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द डांस ऑफ द यूनुक्स, द डांस ऑफ द यूनुक्स जो है यह एक पोयम है, ठीक है, रिटेन बाई कमला दास। और कमला दास का यह जो पोयम है पब्लिश होता है 1965 में, क्योंकि ये इनका कलेक्शन है समर इन कैलकाटा। समर इन कैलकाटा में यह पोयम शामिल है, द डांस ऑफ द यूनुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओल्ड प्ले हाउस, यह भी एक वर्क है और यह पोयम है, लिखा गया कमला दास के द्वारा, ठीक है। और आपको बता दें ये 1973 में पब्लिश होता है, द ओल्ड हाउस पोयम एंड अदर पोएम्स में 1973 में। चलिए भाई साहब, मुल्क राज आनंद की बात करते हैं अब, ठीक है। मुल्क राज आनंद पेशावर में पैदा हुए थे। कह रहा है कि 1905 में पैदा होते हैं और 2004 में इनका डेथ होता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। मुल्क राज आनंद वाज अवार्डेड साहित्य अकेडमी, तो साहित्य अकेडमी की अगर बात करते हैं तो मॉर्निंग फेस के लिए इन्हें मिला था। और मॉर्निंग फेस जो है 1968 में पब्लिश होता है और इनको अवार्ड मिलता है 1971-72 में। कुछ लोग 72 बताते हैं लेकिन 71 ही होगा, इसको भी ध्यान रखिएगा। साहित्य अकेडमी अवार्ड, ठीक है, मॉर्निंग फेस के लिए मिला था, 1968 में आया था। विच नॉवेल ऑफ आनंद मेड हिम फेमस, तो अनटचेबल जो 1935 में आता है, 1935 में आता है अनटचेबल, उससे यह फेमस हो जाते हैं कौन? मुल्कराज आनंद। हु वाज इंस्पायर्ड बाय मुल्कराज आनंद फर्स्ट नॉवेल अनटचेबल, कौन अनटचेबल से बहुत प्रभावित हुआ था? तो वो महात्मा गांधी थे, ठीक है, महात्मा गांधी। हाउ मेनी बुक्स आनंद पब्लिश बिफोर 1935, 1935 के पहले कितने किताबों को उन्होंने छाप दिए थे, पब्लिश करवा दिए थे? तो करीबन 5 बुक्स थे। आनंद रिसीव द इंटरनेशनल पीस प्राइज़, तो आनंद जो है इंटरनेशनल पीस प्राइज़ का मिलता है, तो 1952 में मिलता है मुल्कराज आनंद को। आगे बढ़ते हैं, निजी मिस्केल की बात करते हैं। निजी मिस्केल की बात करते हैं तो इनको जन्म की बात कर लेते हैं, तो 1924 में इनका जन्म होता है और ये भी 2004 में मर जाते हैं। निजी मिस्केल वाज बॉर्न इन 1924। एक चीज़, निजी मिस्केल सेंट्रल थीम एलाइनेशन, एलाइनेशन का मतलब होता है अलगाववाद या अलगाव, ठीक है ना, अलगाववाद होता है। ही गॉट साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1983। आप देखिए ये भी साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजे गए थे, कब? 1983 में, ठीक है, 1983 में, इसको ध्यान में रखिएगा। और किसके लिए? तो लेटर डेज शाम, एक आता है इनका पोयम लेटर डेज शाम, PSALMS, कब लिखा गया था? 1982 में लिखा गया था। इसके लिए 1983 में साहित्य अकेडमी अवार्ड इनको से नवाजा जाता है। ही रोट हिज ऑटोबायोग्राफी एंड कॉल्ड इट, तो इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है 1000 फेलियर्स, ठीक है, 1000 फेलियर्स बाई कौन है? निजी मिस्केल, ठीक है ना। और माई स्टोरी कमला दास का ऑटोबायोग्राफी है। ए टाइम टू चेंज, ए टाइम टू चेंज ध्यान रखिएगा 1952 में पब्लिश होता है। निजी मिस्केल के द्वारा लिखा गया एक पोयम है, शायद पोयम है, ए टाइम टू चेंज, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है ए टाइम टू चेंज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 76 की बात करते हैं कि विच बुक ऑन रॉबर्ट फ्रॉस्ट हिज फर्स्ट पुलित्जर प्राइज़। देखिए कई प्राइज़ इनको मिला था, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है पहला कौन सा ऐसा किताब था, बुक था जिसकी वजह से पुलित्जर प्राइज़ मिला था? तो किताब का नाम था न्यू हैम्पशायर। 1923 में मिलता है, ठीक है, 1923 में एक किताब पब्लिश होता है, उसके लिए उन्हें मिलता है पुलित्जर प्राइज़। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की अगर बात करते हैं तो 1874 में पैदा होते हैं, 1963 में इनका डेथ हो जाता है, 1874 1963। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 की बात करते हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट अटेंडेड, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट कौन सा यूनिवर्सिटी अटेंड किए हैं? तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है। जो कि ये लोग, अब हम बात कर रहे हैं अमेरिकन लिटरेचर की बात कर रहे हैं, अमेरिकन राइटर्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का बहुत सारा एक पोयम है, रोड नॉट टेकन, आइस फायर एंड आइस करके एक पोयम है, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट पोयम है जो महत्व रखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हेन वाज नॉर्थ ऑफ बोस्टन, देखिए ये भी एक वर्क है, नॉर्थ ऑफ बोस्टन का पब्लिश हुआ है 1914 में, ठीक है, 1914 में। एक और आगे हम लोग पोएम पढ़ रहे हैं, 79 की बात करते हैं। द पोएट ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, कौन है?
डस्ट ऑफ स्नो पोयम के पोएट तो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट 1874 में पैदा होते हैं, 1963 में इनका डेथ हो जाता है। डन। गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स। अच्छी जो चारदीवारी होते हैं ना, अच्छे क्या बनाते हैं, पड़ोसी बनाते हैं, ऐसा लाइन बोला गया है मेंडिंग वॉल से, ठीक है। मेंडिंग वॉल एक इम्पॉर्टेंट पोयम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट का, मेंडिंग वॉल। गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स, लाइन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हु इज़ नॉन एज गॉड ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की अगर बात करते हैं तो वाल्ट व्हिटमैन है, और वाल्ट व्हिटमैन की अगर बात करते हैं तो 1819 में पैदा होते हैं और 1892 में इनका डेथ होता है। वाल्ट व्हिटमैन की हम बात कर रहे हैं। चलिए 82 की बात करते हैं। एट द एज ऑफ 17 ही स्टार्टेड हिज करियर एज अ टीचर। 17 साल में अध्यापक बन गए थे, ऐसा बताया जा रहा है, ठीक है। इनका करियर कैसे शुरू होता है, एज ए टीचर। द एज ऑफ वाल्ट व्हिटमैन इज़ नोन एज द एज ऑफ सिविल वार। देखिए अमेरिका की बात कर रहा है, कह रहे हैं कि उनके एज को क्या बोलते हैं, द एज ऑफ सिविल वार बोलते हैं। आगे बढ़िए। द एडिटर ऑफ ब्रुकलिन डेली ईगल न्यूज़पेपर के संपादक रहे हैं कौन, वाल्ट व्हिटमैन। द लीव्स ऑफ द ग्रास, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट। द लीव्स ऑफ द ग्रास जो है रिटेन बाय वाल्ट व्हिटमैन, वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखा गया, 1855 में पब्लिश होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हेमिंग्वे की बात कर लेते हैं साहब। हेमिंग्वे की बात करते हैं। अर्नेस्ट हेमिंग्वे 1899 में पैदा होते हैं, 1961 में इनका डेथ हो जाता है। हेमिंग्वे ओन द नोबेल प्राइज, इनको नोबेल प्राइज़ मिलता है कब, 1954 में। 1954 में साहित्य का नोबेल प्राइज़ मिलता है। आफ्टर वर्ल्ड वार फर्स्ट हेमिंग्वे टुक ए जॉब इन कैनेडियन न्यूज़पेपर। कैनेडियन न्यूज़पेपर में उन्हें एक जॉब मिल जाता है। कैनेडियन न्यूज़पेपर का नाम था टोरंटो स्टार। टोरंटो स्टार में एक जॉब मिल जाता है कब, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद। फर्स्ट वर्ल्ड वार की बात करते हैं तो 1914 से लेकर के 1918 के बीच हुआ था। विच नॉवेल गॉट प्लिजर प्राइज़, तो प्लिजर प्राइज़ भी इनको मिला था। द ओल्ड मैन एंड द सी, और ओल्ड मैन एंड द सी की अगर बात करते हैं तो 1954 में आया था, और इसी के लिए उन्हें साहित्य का नोबेल प्राइज़ भी मिला था, यानी प्लिजर प्राइज़ के साथ साथ नोबेल प्राइज़ भी मिला था। हेमिंग्वे डाइड बाई, तो हेमिंग्वे का डेथ जो होता है वो सुसाइड से हो जाता है, इसको भी मेंशन कर सकते हैं अपने नॉलेज में। हेमिंग्वे फर्स्ट नॉवेल वाज नेम्ड, तो हेमिंग्वे का जो फर्स्ट नॉवेल था जिसका नाम है द सन आल्सो राइजेज। द सन आल्सो राइजेज अगर बात करते हैं तो 1926 में पब्लिश होता है। यह फर्स्ट नॉवेल है अर्नेस्ट हेमिंग्वे का, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अब विलियम फॉकनर की ओर। विलियम फॉकनर की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं तो 1897 में इनका जन्म होता है और 1962 में इनका डेथ हो जाता है। हम बात कर रहे हैं विलियम फॉकनर के बारे में। अब चलते हैं, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच नावल ऑफ विलियम फॉकनर वाज पब्लिश्ड इन 1929। तो 1929 में कौन सा, तो द साउंड एंड द फ्यूरी। याद करिएगा, इंपॉर्टेंट है। द साउंड एंड द फ्यूरी जो है यह लिया गया है टाइटल मैकबेथ से, एक्ट फिफ्थ सीन फिफ्थ से। एक्ट फिफ्थ सीन फिफ्थ की लाइन है और वहाँ से टाइटल चुराया गया है, द साउंड एंड द फ्यूरी, ठीक है। एक नॉवेल है विलियम फॉकनर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलियम फॉकनर गॉट नोबेल प्राइज़। तो नोबेल प्राइज़ इनको भी मिलता है कब, 1949 में। 1949 में विलियम फॉकनर वाज बॉर्न, जो कि अमेरिका के हैं, तो पैदा होते हैं कहाँ, इन मिसिसिपी में। मिसिसिपी में पैदा होते हैं। 1897 में सबको पता है पैदा हुआ है, और 1962 में इनका डेथ हो जाता है। द नेम ऑफ द फिक्शनल कंट्री, इनका भी जैसे थॉमस हार्डी के द्वारा लिखा गया एक पार्टिकुलर प्लेस होता है ना, जैसे वेसेक्स बोलते हैं, ठीक उसी तरह से इनका भी फिक्शनल कंट्री था जिसका नाम था योकना पटाफा। योकना पटाफा, ठीक है, यहाँ रखिएगा। जैसे मालगुडी था अपने इंडिया राइटर के एक। विच एयरफोर्स फॉकनर ज्वाइंट, आप देखिए फॉकनर साहब ने, विलियम फॉकनर ने एक एयरफोर्स भी ज्वाइन किया था, उसका नाम है ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स। स्टार लगा सकते हैं। अब चलिए, अब हमारे पीजीटी के राइटर्स ख़त्म होते हैं, अब चलते हैं हम लोग जॉन मिल्टन की ओर। आफ्टर दैट जॉन गाल्सवर्दी। 96 की बात करते हैं, कह रहे हैं कि ऑन अराइविंग एट द एज ऑफ 23, ये आपको बता दें एक सोनेट है, ठीक है। 1631 में लिखा गया था, किसके द्वारा, मिल्टन के द्वारा। डिफेंसियो स्कुंडा, ये सेकेंड डिफेंस है, ठीक है, सेकेंड डिफेंस इस पर डिफेंसियो स्कुंडा, वो 1654 में पब्लिश होता है, इसको ध्यान रखिएगा। टू मिस्टर लॉरेंस, यह भी एक सोनेट है।
टू मिस्टर लॉरेंस, एक देखिए किसके द्वारा लिखा गया है, जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया है, एक सोनेट है टू मिस्टर लॉरेंस। मिल्टन मैरिड फर्स्ट टू, सबसे पहले शादी हुआ था 1642 में मेरी पॉवेल से, उसके बाद आप आएंगे कैथरीन वुडकॉक आएंगी, फिर थर्ड नंबर पर मिंसुल आती हैं, ठीक है, मिंसुल। पैराडाइज रिगेंट की बात करते हैं, 1671 में आता है, कितने बुक्स में, 4 बुक्स में, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं जॉन गल्सवर्दी के बारे में, कह रहा है कि सॉल्वेशन ऑफ फॉरसाइट, ये देखिए एक ऐसा नावल है ना जो 1901 में आया था और जॉन सिंजॉन के नाम से आया था ना, जॉन सिंजॉन के नाम से लिखा गया है। गल्सवर्दी का नाम 1904 के बाद गल्सवर्दी आया, पहले तो जॉन सिंजॉन के नाम से लिखा करते थे, तो इसको इसलिए मैंने डाला है कि सॉल्वेशन ऑफ फॉरसाइट जो है 1901 में आता है, जॉन सिंजॉन के नाम से लिखा गया है, नावल है। गल्सवर्दी फुल लेंथ नावल जोसेलिन को माना जाता है, 1899 में आता है, इसको भी जाननी है। फॉर लव अ बिस्ट, देखिए फॉर लव अ बिस्ट भी एक वर्क है, किसके द्वारा, गल्सवर्दी के द्वारा पब्लिश होता है 1912 में, ठीक है। कैसल्स इन स्पेन गल्सवर्दी के द्वारा लिखा गया एक वर्क है, 1927 में पब्लिश होता है। और आज का अंतिम क्वेश्चन, द लिटिल मैन 1915 में पब्लिश होता है, एक 1 एक्ट प्ले है बाय जॉन गल्सवर्दी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, बने रहिए विद एग्जाम्पलर। बाय बाय।